हेलो दोस्तों, मैं मनोज कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारा जो सेशन चला हुआ है वो सीटेट साइंस पेपर 2 का चला हुआ है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब जो खगोलीय दूरी होती है, जो एस्ट्रोनॉट्स डिस्टेंस होती है, उसको व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? भाई साहब, डॉब्सन किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकंड पैरामीटर। ऑप्शन थर्ड प्रकाश वर्ष। ऑप्शन फोर्थ विस्थापन। जल्दी से बताइए आंसर करके, जल्दी से दोस्तों। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश वर्ष। क्या होगा दोस्तों? इसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? लाइट ईयर। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर जी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, पेपर का समय बहुत नज़दीक है। इस वजह से हम सीधा सीधा आंसर बता के चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बता के भी चलेंगे। देखिए, डॉब्सन जो होता है, डॉब्सन जो है, इससे आपका जो आपकी ओजोन लेयर होती है, जो क्या होती है आपकी ओजोन लेयर, ओजोन जो परत होती है उसको मापा जाता है जी। ठीक है, ध्यान रखें। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। पदार्थ के संदर्भ में, इसका मतलब जो आपका कोई भी मैटर है के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई साहब, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देख लीजिए। देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों से बना होता है, पदार्थ कणों से बना हुआ होता है। ठीक है जी। पदार्थ के कणों, ये कण लिखे हुए कणों नहीं है, ये कण है। ठीक है जी, कण। ध्यान रखें, क्या लिखा हुआ? कण। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। चलिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। और होता है आपका, पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या है? पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, ये बात सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, कह सकते हैं भाई साहब, कोई रेयर है, कोई डेंसर है। कहीं हवा ले रखा है आपने, ठीक है, पानी ले रखा है, कहीं लोहा ले रखा है, तो मान सकते हैं लोहा और पानी में भाई साहब डिस्टेंस है कणों में के बीच में। आगे कह रहे हैं भाई साहब, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये बात गलत है भाई साहब। यही पूछिए इनमें से कौन सी बात गलत है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल होता है, तभी जाकर के वो चीज बनती है। जैसे मैं आपके सामने कह दूं पानी है, तो पानी भी जो है भाई साहब उसके कण होंगे, आपस में मिले होते हैं, तभी पानी इकट्ठा होता है। यदि हम बात करते हैं भाई साहब लोहे की, लोहे के पार्टिकल्स होते हैं तभी एक लोहा बनता है पूरा। ठीक है जी, तो सभी क्या होते हैं, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें। तो पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता, ये बात गलत है इस कथन के अकॉर्डिंग, पदार्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जी, मॉर्फोलॉजी क्या है? जो मॉर्फोलॉजी होती है ये क्या है? मानव विकास का अध्ययन है। चलिए मान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन है। चलिए ऑप्शन थर्ड देखिए, कीड़ों का अध्ययन है। चलिए ये बात तो गलत ही है। और जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। देखिए, इसका आंसर जो होगा, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जीवों की, इसका आंसर होगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन है जी। ध्यान रखें, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा मॉर्फोलॉजी का। जीव की आकृति और उसकी संरचना होती है और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। लॉजी जो होता है वहां पर अध्ययन होता है, स्टडी होती है। ध्यान रखें भाई। ठीक है जी। कीड़ों का अध्ययन तो अलग से होता है, एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों का अध्ययन जो होता है, चींटी का अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, जी की एसआई यूनिट किससे मापते हैं, क्या किसके समान है? जो जी होता है ये ग्रेविटी है दोस्तों। क्या है? ग्रेविटी है। और ग्रेविटी के बारे में कह रहे हैं कि जी की जो एसआई यूनिट होती है ये किसके समान है? इनमें से किसके समान होती है? तो बताइए भाई। दाब के, वेग के, संवेग के या त्वरण के? जल्दी से बता दिए। देखो मैं आपसे कह दे लगता हूँ, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है दोस्तों। ठीक है, पीछे क्या लगा हुआ है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनमें से बता दो जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके समान लगेगा? देखिए, मैं दाब की बात करता हूँ। दाब, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्म होता है एफ अपॉन में ए। क्या होता है जी दोस्तों? एफ अपॉन में ए। एफ का मतलब होता है फोर्स, ए का मतलब होता है एरिया। तो भाई फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। और एरिया की क्या होती है भाई साहब? आपका कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए वेग, वेग की मैं बात करूं तो वेग होता है भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन, विस्थापन अपॉन में, विस्थापन अपॉन में क्या होता है? समय। ठीक है जी, तो ये होगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ध्यान रखें। अच्छा जी, उसके बाद देखिए
आगे आता है संवेग, और संवेग का होता है P इक्वल टू क्या होता है mv, P इक्वल टू mv। m को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं दोस्तों, m को मतलब मास, मास का होता है किलोग्राम, ठीक है जी, और v का मतलब क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, इसका निकल गया। त्वरण का देखिए, त्वरण का, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन में चेंज ऑफ टाइम, इसका मतलब वेग अपन में समय, और वेग का आपके सामने लिख दिया है भाई साहब, वेग का कितना लिखा है जल्दी से बताइए, वेग का बताया है, ये बताया है मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो क्या हो गया भाई साहब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिए इसका किससे मेल खाएगा जी, तो जी का मान जो ऐसा यूनिट होती है किसके समान होती है, वो त्वरण के समान होती है दोस्तों, किसके समान होती है त्वरण के समान होती है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखें, एक एक चीज को आप समझते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और विलयन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और वो आपस में पूर्ण रूप से घुल नहीं रहे हैं, जैसे मान के चलो मैं कह देता हूँ भाई साहब पानी के अंदर आपने रेत मिला दिया, भाई साहब वो डिजोल्व नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, एक विस्मांगी मिश्रण होता है, तो बताइए वो क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा, उसको विलय कहा जाएगा, विलायक कहा जाएगा, समांगी मिश्रण कहा जाएगा, विस्मांगी मिश्रण कहा जाएगा। इस विस्मांगी विलयन कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, क्या बोलते हैं दोस्तों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, ठीक है जी, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं होमो होमोजीनियस, ठीक है जी, होमोजीनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि विलयन की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और विलयन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो उसको हम बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण, क्या बोलते हैं दोस्तों विस्मांगी मिश्रण कहा जाता है मेरे भाइयों। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद द्रव्य जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस होता है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, प्लस में कोशिका झिल्ली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी, कोशिका का केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बीच में भाई साहब मौजूद द्रव्य जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे या प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, जल्दी से बता दीजिए। ध्यान रखना, किसी भी न्यूक्लियस के बीच में हम कह सकते हैं या कोशिका के बीच में, ठीक है, कोशिका के बीच में हम कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, कोशिका को चार तरफ कवर कर रखते हैं, इसमें एक लिक्विड भरा होता है और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, तो जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य को क्या बोलेंगे भाई साहब सेल, इसको हम बोलते हैं सेल जो आपका लिक्विड होता है, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है जी, तो ध्यान रखना साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जो होता है ये भरा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है जी। जीव द्रव्य के खोज करता मैंने कई बार बताया हुआ है, प्रोटीन जो है क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है ये बता दीजिए, क्लोरोप्लास्ट होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। सर्किट है, एक तार जा रहा है वायर, और बिजली के प्रवाह उसका तेज रफ्तार है का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का बिल्कुल नहीं किया जाता सर, एनीमोमीटर बताइए, इलेक्ट्रोमीटर नहीं जी, और गैल्वेनोमीटर जल्दी से बताइए, गैल्वेनोमीटर होगा, इलेक्ट्रोमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा तो ये होगा भाई साहब गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, ये सर्किट में बिजली के प्रभाव उसकी रफ्तार को बताने का काम करता है जी, कितनी तेजी से बिजली आ रही होगी, ठीक है। तो उपकरण का नाम क्या है गैल्वेनोमीटर दोस्तों, क्या है गैल्वेनोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करेगा, ठीक है जी, और एनीमोमीटर जो होता है ये जल्दी से बता दीजिए, ये ऊंचाई को मापने का काम कर देगा हवा की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई साहब केमिकल चेंजेस बताना है आपको, केमिकल चेंज, ठीक है, जल्दी से बताइए केमिकल, केमिकल चेंज कौन सा है इसमें, केमिकल चेंज जो हो रहा है तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, मतलब CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या सूखी बर्फ बनाना है, ड्राई आइस बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन 2 है, एक प्लेटिनम तार को गर्म होना, प्लेटिनम तार का गर्म होना, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका मक्खन का खट्टा होना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लोहे का चुंबकीयकरण। जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मक्खन का खट्टा होना, ये एक आपकी केमिकल प्रोसेस होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। रासायनिक परिवर्तन जो होता है भाई, रासायनिक परिवर्तन भोजन का पाचन होना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है,
वे किसी भी बाहरी सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। जल्दी से बताइए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, आपको लगेगा जैसे ये आसान है, देखिए आपको आंसर लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, ये आपका आंसर होगा लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम जो होता है इसको हम बोलते हैं सुसाइड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है जी, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका के आत्महत्या की थैली। इसका मतलब जब आपकी सेल को मरना होता है या मारना होता है तो किसके माध्यम से? लाइसोसोम के माध्यम से वो मर जाती है, उसके अंदर जाकर के मर जाती है। एक स्ट्रक्चर होती है, थैली जैसी संरचना होती है लाइसोसोम की। तो यही कहना चाह रहा है भाई साहब, सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचा करके उसको खा जाती है, भक्षण कर जाती है। उसको खाने के बाद उसका डाइजेशन हो जाता है, कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करती है। इसका मतलब जो भी कोई चीज़ उसमें मर जाती है उसको अपना क्या कर लेती है? साफ कर देती है, खत्म कर देती है, पाचन कर देती है। तो वो होता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार 10वां क्वेश्चन है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है जी, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बस क्वेश्चन यहाँ पकड़िए, बाकी जो कुछ कहा उसने देखा जाएगा। उसने कहा है भी सदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा होता है। सही बात है भाई। जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, प्लस में डायरेक्शन होती है, दिशा परिमाण होता है। परंतु जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशियाँ होती हैं, उसमें परिमाण तो होता है परंतु कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो भाई यहाँ पर पूछा हुआ है कि अदिश राशि बतानी है, तो भाई ये बताइए, बल तो आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश है। ठीक है, वेग भी आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है जी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों। और परंतु जो दाब होता है ये कैसी है? एदिश राशि है दोस्तों। कैसी राशि है? एदिश। कैसी राशि? एदिश, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी मेरे भाई। ठीक है जी, ध्यान रखें। और याद करने का तरीका ऐसे लगा लो जिसमें पूरा व्यय आता हो वो सदिश राशियां हैं, है ना। एक आध दो को छोड़ करके अपवाद भी होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर व्यय व्यय आ रहा है, यहाँ व्यय आ रहा है, यहाँ व्यय आ रहा है, यहाँ पर व्यय आ रहा है। तो ध्यान रखना ये है, दाब आपका कैसी है? आपकी अदिश राशि होती है। ध्यान रखना। आपसे पूछने लगे विद्युत धारा, तो ये भी कैसी होती है भाई साहब? अदिश राशि होती है। तो ध्यान रखें, बल वेग विस्थापन ये सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, परंतु दाब जो होता है अदिश राशि होती है। ठीक है जी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है जी, बहुत कम समय बचा हुआ है पेपर का, लगभग सप्ताह भर आपका पास बचा हुआ है। जल्दी से फटाफट से काम कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए, किसी और का भला हो जाएगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं? ठीक है, तो बताइए भाई को क्या होगा? वो स्थिर अनुपात का नियम है, तत्व संयोजन का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसका। भाई साहब आंसर दे के बताओ, आप पता पड़ जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? जनरल भाई साहब, ये आपकी जनरल साइंस नहीं, थोड़ी सी एडवांस है भाई, समझिए। ठीक है, और जहां से पेपर पूछा जाता है बिल्कुल, तो समझिए भाई साहब ये क्या होता है? ये होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में होते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थिर का अनुपात। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट रेशियो नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार है? इसका मतलब कह सकते हैं फलों और सब्जियों का जो कलर होता है वो किस पर निर्भर करता है। कोई कोई फल होता है काला होता है, कोई लाल होता है, ठीक है, कोई गुलाबी होता है, हर हर फल का अलग अलग कलर होता है। तो उस कलर को देने वाला ऐसा कौन सा आपका हार्मोन्स है, तत्व है, विटामिन है, क्या है? तो देखिए भाई साहब जल्दी से बताइए। तो एंथ्रोसाइनिन होगा, एंडोकाइनिन होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, या फिर थ्रोम्बोकाइनिन होगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई साहब, जल्दी से बताइए आंसर इसका। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा? एंथ्रोसाइनिन जो होता है, एथ्रोसाइनिन हम उसको बोल सकते हैं। एंथ्रोसाइनिन जो होता है ये आपके फलों में और किसमें? सब्जियों में रंग देने का काम करता है दोस्तों। क्या देने का काम करता है? रंग देने का काम करता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में रंग नहीं भाई साहब, पेड़ पौधों की पत्तियों को तो क्लोरोफिल रंग देता है, परंतु उसके किसमें भाई साहब? सब्जियों में और फलों में जो कलर देता है वो कौन देता है? एंथ्रोसाइनिन देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना हो, है ना। तो बताइए भाई, किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाया गया है और उसके बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है। अब फोर्स भी लगा रहे हो और कार्य शून्य है, परंतु उसका विस्थापन कितना हो, तो उसका विस्थापन कितना हो भाई, काम शून्य होगा। तो बताइए, वो उदासीन होना चाहिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए या शून्य होना चाहिए? जल्दी से बताइए, उसका विस्थापन कितना होता है भाई साहब? ध्यान रखिए, यदि विस्थापन शून्य है तो भाई साहब आपके द्वारा कार्य किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? आप मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हो और यहाँ से यहाँ उठाकर आपने नहीं रखा, वापस यहीं रख दिया, यहाँ उठाया और यहाँ से उठाकर यहीं रख दिया, तो भाई साहब आपका विस्थापन 0 है। इसका मतलब आपने कोई भी कार्य नहीं किया, तो कार्य शून्य है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई 14। यह किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? विशेष परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं भाई साहब एटॉमिक मास। ये किसने कही थी, एटॉमिक मास? जल्दी से बता दीजिए, यह किसने कहा था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष क्या होता है, एटॉमिक मास होता है? लेवोजियर ने, डाल्टन ने, कनार्ड ने या रदरफोर्ड ने? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है जी, तो दोस्तों ये किसने कहा था? डाल्टन ने। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। इनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था दोस्तों? जॉन डाल्टन एक व्यक्ति हुए, इन्होंने भाई साहब एटम के बारे में बताया है। तो ध्यान रखना, एटॉमिक द्रव्यमान होता है, ये बात किसने कही है भाई साहब? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, विशेष तौर पर ध्यान रखें। रदरफोर्ड को भाई साहब किसका खोजकर्ता कहा जाता है? न्यूक्लियस का। ठीक है जी, किसका? केंद्रक का खोजकर्ता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। पेरिकाइमा ऊतक, स्थायी ऊतक, एपिडर्मिक ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजी ऊतक दोस्तों। क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। हमारी हड्डियों में जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? हड्डियों में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी की को कह दो, या फिर आप कह सकते हो ब्लड में भी। ब्लड में कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड जो होता है। तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 16 है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य, भाई साहब वर्क निकालना है, वर्क कितना होगा? वर्क जल्दी से बताइए भाई, वर्क कितना होगा? ठीक है, तो आपको पता होगा भाई वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट की हम बात करें तो शायद दोस्तों क्या होती है? जूल होती है ना। क्या होती है? जूल। चलिए जूल में आंसर निकालना है। तो भाई साहब वस्तु के द्वारा कार्य का वर्क क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है दोस्तों? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क बराबर, ठीक है, फोर्स कितना है भाई? 25 न्यूटन का। कितना है? 25। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है भाई? 5 मीटर कर रहा है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो वर्क बराबर 25 पंजे 125, तो 125 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, सेम सेम से लिख रहे हैं वहां पर आंसर, ध्यान रखना। तो 125 जूल होगा। भाई साहब न्यूटन तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है। पास्कल आपकी किसकी होती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रेशर की होती है। और वाट किसकी होती है? जल्दी से बता दीजिए किसका होता है? वाट। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संवहन तथा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, कन्वेक्शन और हीट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्वेक्शन और क्या कहेंगे इसको? हीट। अब इनका स्थानांतरण करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। संवहन प्रोसेस और हीट को। ठीक है, कन्वेक्शन। अब इसमें स्थानांतरण हो सकता है, किस में हो सकता है भाई साहब? कन्वेक्शन भी हो जाए और हीट का भी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो बताइए, ठोस और द्रव्य में होगा, ठोस और निर्वात में होगा, गैस एवं द्रव्य में होगा, निर्वात एवं गैस में होगा। देखिए दोस्तों एक बात बता दें हम आपको, जो आपका ठोस होता है ना, सॉलिड, सॉलिड में आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन को बोलते हैं चालन। कौन सी विधि होती है? चालन विधि होती है। ध्यान रखना, एक रॉड को आप गर्म करते हो एक साइड से, आपने देखा होगा जैसे आप एक साइड से गर्म करते रहते हो तो एक ऐसा समय आता है वो रोड धीरे धीरे करके पीछे तक गर्म होने लगती है। आपने आगे से गर्म किया, वो रोड पूरी गर्म हो गई, तो वो चालन विधि है ना। एक जो आपका उसका एक एटम है, एक पार्टिकल से वो गर्म हो रहा है, एक दूसरे करेगा, तीसरे करेगा, चौथे करेगा, वो गर्म होते होते पूरी रोड क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। चालन विधि है सॉलिड के अंदर। तो इसका मतलब ये तो बात गलती हो गई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कन्वेक्शन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखें, संवहन कि वायुमंडल जो होता है वो संवहन विधि से गर्म होता है। तो गैस में तो चल सकता है,
तो ध्यान रखना गैस और द्रव्य में, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि जो कन्वेक्शन होता है वो गैस में भी चलेगा और किस में चलेगा, द्रव्य में भी चलेगा, और ऊष्मा भी आप किसके में चलेगी, गैस में भी और द्रव्य में। और जहाँ वैक्यूम होगा वहां पर ऊष्मा कैसे चलेगी भाई, हीट का ट्रांसफर कैसे होगा बताइए आप, कन्वेक्शन भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या प्रत्यास्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स हैं, ट्रांसवर्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे भाई साहब लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी। ज्यादा समय लगता है भाई लिखने के लिए, तो समझ लीजिए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, जो एक्स किरणें होती है पहले तो ये क्या है भाई साहब, ध्यान रखने, विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है, कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, वेव को दो भागों में बांटा जाता है, पता होगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखें भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एक्स किरणें। एक्सरे से आपका एक्सरे भी होता है, एक्सरे ये किसका किया जाता है, मोस्टली हड्डियों का किया जाता है, हड्डियों का, ठीक है जी, कोई हड्डी आपकी क्रैक हो जाती है उसका एक्सरे होता है, क्योंकि एक्स किरणें जो होती हैं आपके बॉडी के प्रत्येक भाग को पार कर सकती है, किसको छोड़ करके, हड्डियों को छोड़ करके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से सही बताना है भाई, देखिए सही बताना है, क्या कह रहा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, चलो ये बात तो गलत है। क्वेश्चन नंबर, उसका ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लिए, अगला पढ़ लिए भाई साहब, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अच्छा, अगला ऑप्शन पढ़िए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ठीक है, ये तो बात गलत है, किडनी के माध्यम से रक्त कहाँ बनता है, और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये बात भी गलत होगी। अब बचते हैं ऑप्शन सेकंड और थर्ड, अब इसको लगाइए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो भाई साहब ये आपका कौन सा होगा, आपका आंसर होगा कौन सा, थर्ड होगा दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर के रक्त जो होता है उसको फिल्टर करने का काम कह सकते हैं, जो साफ करता है, जिसमें से आपका यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह को जो बाहर निकालने का काम करता है, वो किडनी होती है दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं भाई साहब, किडनी की स्टडी को क्या बोला जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे तरफ चलिए, ठीक है, ये तो आसान से क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, ऐसा कौन सा उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का नाम बताना है, तो उसका प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। प्लेटिनम का, ऑप्शन वन, ऑप्शन सेकंड निकेल का, या निकेल जिसको हम बोलते हैं, निकेल हम कह सकते हैं, थर्ड जिंक का, और फोर्थ तांबे का। जल्दी से बताइए भाई साहब, हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम, निकेल, जिंक चूर्ण, या तांबे का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण करने के लिए तेलों का, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, उसमें फैट भी होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, भाई साहब वीडियो आपको जाकर देख ले, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, वहां आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पर इतना समय नहीं है, जितना हो सके आप फटाक से वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाते रहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा पढ़िए भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं पेपर में, देख लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हम कह सकते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड से क्या है, अधिक तेज है, ठीक है। और कारण जो है सेकंड आर दे रखा है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, चलिए मान लिया। तो भाई साहब पढ़िए, यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्ट करता है ना, स्पष्टीकरण करता है, कौन सा वाला, आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। अगला देखिए ऑप्शन सेकंड है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए, थर्ड ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। और भाई साहब आपका क्या कहना चाह रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से बता दीजिए भाई साहब इसमें क्या कहा गया है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये बात मान ली भाई, ये भी ठीक है, परंतु ध्यान रखने का आंसर जो होगा बेटा वो होगा सेकंड, कौन सा होगा, सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि ए आर दोनों सही है वैसे तो, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि भाई ये वाला स्पष्टीकरण इसका कर रहा है, हम मान चलते हैं फॉर्मिक एसिड है एसिटिक एसिड से स्ट्रांग है, परंतु फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक तो है, परंतु भाई साहब ये नहीं कह रहा है, ये वाला इस बात को कथन को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, ये फॉर्मिक एसिड होता है ये चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड होता है वो सरकार अचार में होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 22, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। इसमें टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, उपरोक्त सभी। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं। पराबैंगनी का तो है ही कोई अर्थ नहीं। तो ध्यान रखना, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आपको अपना पूरा फोटो देखना है या फिर आपकी इमेज देखनी है। आपने देखा होगा ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो होते हैं उसके सामने आप खड़े होते हो, तो ध्यान रखना अपना पूरा इमेज आपको देखनी है। तो भाई साहब आपकी हाइट का जो आपका शीशा है वो आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। ये मैंने क्वेश्चन पिछली बार में बता भी चुका हूँ और ये पेपर में आया भी था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई साहब कोई व्यक्ति 5 मीटर दूर खड़ा हुआ है समतल दर्पण से, वो 1 मीटर आगे की तरफ चलता है, तो जो आपका समतल दर्पण है उसमें इमेज कितनी बनेगी? तो उसमें आया था 4 मीटर। ध्यान रखना। अगला देखिए क्या है उसका ऑप्शन, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। ठीक है जी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। चलो जी। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4। चलो। और ऑप्शन फोर्थ है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4। जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया भाई साहब कितना हो चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा। यदि मान के चलो आप 6 फुट के हो ना, यदि आप 6 फुट के हो तो मिरर आपका 3 फुट का होना चाहिए, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा फोटो ऊपर से लेकर और पैरों तक उसमें आपकी इमेज बनेगी। किसमें? किसी भी दर्पण के अंदर, किसी भी मिरर के अंदर। ठीक है जी। चलिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य उदय से पहले तथा सूर्य अस्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है ना? सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले आपको थोड़ा सा सूर्य दिखाई देता है ना, हल्का हल्का सा, वो रियलिटी सूर्य नहीं होता, वो सूर्य की इमेज होती है वास्तविकता से। तो बताइए, तो वो होता है, वो किस प्रक्रिया, किस क्रिया पर काम करेगा? ठीक है जी, इनमें से कौन सा होगा? आपने देखा सूर्य उदय होने से पहले आपको गोल गोल जो दिखता है ना, सच में वो सूर्य नहीं है, सूर्य की इमेज है। भाई सच के सूरज की तरफ तो आप देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसका इतने तेज प्रकाश होता है, उसकी लाइट होती है। ऐसी सूर्य अस्त के समय होता है, आपको रेड रेड सा दिखता है। तो क्या होगा भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा, डिस्पर्जन होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, या सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा। तो भाई मैंने बता दिया, ये क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको सूर्य अस्त या सूर्य उदय से पहले जो आपको सूर्य कम समय के लिए दिखाई देता है, वो प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है जी दोस्तों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा भाई, आपके लिए प्रतिदिन ऐसी क्लास लाते रहेंगे। देखिए 25 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी एक रसायन का प्रयोग किया गया था? मैंने किसी एक रसायन का प्रयोग किया गया, कौन सा एक रसायन है? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें उस रसायन का प्रयोग किया गया था, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है जी, मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर भाप अंगार गैस। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसी एक रसायन का प्रयोग किया गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर भाप अंगार गैस। तो ध्यान रखना वो कौन सी होती है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। इस गैस का प्रयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? देखिए ये कहना चाह रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी है, ध्यान रखना। एक लोहे का टुकड़ा है, ये लोहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मोम का टुकड़ा है, ठीक है, मोम, ये मोम है। लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहले आएगा, है ना? तो भाई लकड़ी का पहले आएगा, मोम का टुकड़ा पहले आएगा, लोहा आएगा, या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब। तो ध्यान रखना, सभी जो होंगे, लकड़ी भी, लोहा भी, मोम, सभी क्या करेंगे? एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। ठीक है जी, ये वैक्यूम की स्थिति नहीं है। ठीक है, यदि वैक्यूम बोलता तो कंडीशन और होती। अब देखिए कर रहा है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता, पृथ्वी ग्रेविटी उसके इस पर, उसके वेज मास पर डिपेंड नहीं करता है, उसको सभी को अपनी तरफ ऐसे ही खींचेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो सभी क्या करेंगे? साथ साथ पहुंचेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई?
चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पहले आ गया सर। चलिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पढ़िए, गोल्जी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः द्रव्य जालिका राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, या फिर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का संश्लेषण करना है और निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो भैया बताइए क्या होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना ये होती है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो राइबोसोम होता है, तो अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम, इनके माध्यम से क्या होता है भाई, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पता है ना आपको, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम को कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है? जल्दी से बताइए भाई, कौन सा प्रोटीन होगा? आपके नाखून में और आपके बालों में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। क्रिएटिन प्रोटीन होगा, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन नहीं होता है, तो हार्मोन होता है, वैसोप्रेन प्रोटीन या फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होते हैं सब। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। तो ध्यान रखना, नाखून और बाल में जो होता है वो कौन सा होता है? क्रिएटिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? क्रिएटिन प्रोटीन। अच्छा, आपसे कहने लगे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, किसके कारण? वो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा ये बता दीजिए, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मनुष्य के नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? क्रिएटिन प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा कि आपका एक शैम्पू भी आता है, उसमें क्रिएटिन वगैरह होता है, ठीक है, जिससे आपके क्या ना उखड़े, बाल ना उखड़े, बाल उखड़ने से रुक जाएं, क्रिएटिन प्रोटीन होता है, सर पे लगाया जाता है भाई साहब, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई, बड़ा शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी सपना और पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायता देता है? इसका मतलब कह रहा है कुछ स्वप्न आ रहा है, स्वप्न ना, स्वप्न जो आप ड्रीम लेते हो, सपना को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायता देता है। इसका मतलब आपने रात को सपना देखा है और वो सपना आपको अगले दिन तक याद रहे, ठीक है, तो उसमें कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है जिससे आपको वो सपना याद रहे? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन डी और विटामिन सी। जल्दी से बताइए, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ध्यान रखना, लंबे समय तक भाई आपको सपना याद रखना है तो आपको विटामिन B6 लेना होगा। क्या लेना होगा? विटामिन B6। जल्दी से मुझे बता दिए, विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो जल्दी से बताइए। इसको हम बोलते हैं पायराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पायराडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायराडॉक्सिन को बोला जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। विटामिन डी का बताइए, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन ए, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चलिए मान लिया, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, सभी को पता है भाई, क्योंकि पृथ्वी का जी का जो मान होता है उसका 6 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 9.8/6, इसको काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 1.67 कुछ करके आएगा। ये चंद्रमा का क्या है? जी का मान है। कौन सा? 1.67, ये चंद्रमा का जी का मान है, क्योंकि पृथ्वी के जी का मान का क्या होता है? 1/6। ये बात तो सही है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कारण बी कह रहा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये बात तो गलत कह रहा है भाई साहब, क्यों नहीं होगा? ये कह रहा है कि पृथ्वी, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं? ये रहा ना, ये तो रहा ना जी का मान। भाई चंद्रमा का जी का मान है 1.67, और पृथ्वी का कितना है? ये तो है मून का, चंद्रमा का। और अर्थ का कितना है? अर्थ का भी मैं लिखा है आपके सामने, कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा ना, ऐसे ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है गलत, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। तो देखिए भाई साहब, कथन ए और बी सही है, ये बात गलत है। कथन ए सही है, बी गलत है, हाँ ये बात सही है, और उसके बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए, ठीक है दोस्तों, तो लगभग हमने ये 30 क्वेश्चन किए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। एग्जाम में जाने से पहले ये चीज़ें देख लें भाई साहब, आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलने वाले हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है जी दोस्तों। चलते हैं, अगली क्लास बहुत जल्दी लाने वाले हैं कल, ठीक है जी। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।